हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इजराइल फिलिस्तीन जंग को 230 दिन से ज्यादा हो गए हैं। अभी तक ताजा एक बयान इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तजाची हनेगबी का आया है 2 दिन पहले, जो हमने आपको बताया था कि उन्होंने कहा है कि इतना वक्त गुजरने के बाद हमारे जो फौजी मकासद थे वो हमें हासिल नहीं हुए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जब कोई बात कहता है तो ये एक तरह से खुफिया एजेंसियों का सरबराह होता है, उसने ये कबूल किया है। दूसरी तरफ हमास के साथ कभी बातचीत होती है, कभी रुक जाती है। पिछले दिनों ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई, उसके बाद एक तरह से जरा थोड़ा सा ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रफा में अभी भी हमले जारी हैं। और रफा के मामले में अमेरिका ने बहुत ही अजीब गैर जिम्मेदाराना हरकत यह की है कि कहता है कि रफा पर हमला मत करो, लेकिन हथियार भी देता है। उसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रफा में ऑपरेशन बंद करने के लिए कहा है। कई यूरोपीय मुल्क हैं जिन्होंने इजराइल से दूरी बनाने की बात की है और नेतन्याहू की गिरफ्तारी के हक में उन्होंने अपनी राय रखी है। जर्मनी ने तो इस हद तक कह दिया कि हमारे यहाँ आएंगे और अगर वारंट जारी हो गया तो हम गिरफ्तार करेंगे। तो यहां तक बात पहुंच गई। ये सारे मुल्क जो इजराइल के हमदर्द थे, अब क्या कुछ हो गया। दूसरी तरफ तेहरान में अभी 2 दिन पहले इब्राहिम रईसी के आखिरी रसूम में शरीक होने के लिए जो रेजिस्टेंस लीडर्स वहां पहुंचे थे, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास, हूथी, ये सारे लोग थे, उनकी अहम मीटिंग हुई है। जंग के सिलसिले में आपस में तालमेल उधर बेहतर नजर आ रहा है। क्या कुछ है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है शमसुल इस्लाम साहब, जो जाने माने राइटर हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी ताल्लुक रहा है, जेएनयू से ताल्लुक रहा है और बहुत जाने माने राइटर हैं, बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी हैं। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि इस 230 दिन की जंग का नतीजा आपको क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या है, क्या खोया क्या पाया, अगर देखा जाए तो आप उसे कैसे असेसमेंट करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया एक बार फिर मौका देने के लिए काज़मी जी। और आपने बिल्कुल सही कहा, और मेरी भी अगर गिनती ठीक है तो 230 दिन हो गए हैं आज। हाँ, यानी 7 महीने से ज़्यादा, 7 महीने 18 दिन या 20 दिन हो गए हैं जी। और इस दौरान 35,700 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं जी। और अगर हर घंटे का हिसाब करें, ये भी एक अखबार ने जो तमाम जर्नलिस्ट लगे हुए हैं इसको तमाम एक चीज़ को अलग अलग पेश करने में, कि हर घंटे में 42 बम गिराए जाते हैं। बम जो पूरे एक ब्लॉक को ख़त्म कर दें, जो सैकड़ों लोगों को मार दें। 12 बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय की जाती हैं 1 घंटे में, और 24 घंटे एक दिन में होते हैं, और उसको आप 230 दिन से कर लीजिएगा। 15 फिलिस्तीनी मारे जाते हैं, जिसमें 6 बच्चे होते हैं, औरतें भी उसमें 15 में शामिल हैं जी। 35 लोग बहुत शदीद जख्मी किए जाते हैं। इस बीच में 120 से ज्यादा लीडिंग जर्नलिस्ट मारे जा चुके हैं, स्ट्रिंगर्स नहीं। स्ट्रिंगर भी जर्नलिस्ट होते हैं, उनकी तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन ये कि जो लीडिंग जर्नलिस्ट हैं, जो दुनिया की एजेंसी से जुड़े हुए थे। हम जानते हैं कि शीरी को किस तरह से मारा गया था, वो मुसलमान नहीं थी, वो ईसाई थी। 685 हेल्थ वर्कर्स मारे जा चुके हैं, जिसमें डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, अस्पतालों के इंचार्ज हैं, और 900 जख्मी हुए हैं जी। तो इस बारे में इस सब का नतीजा क्या निकला है, वो आपने तो उनका जो NIA है, यानी हमारे डोवाल साहब का जो दोस्त है, उसकी बात आपने रखी है। ये मुझे लग रहा है कि आज ट्रिब्यून में, और ये कोई अरब अखबार नहीं है, ट्रिब्यून चंडीगढ़ का अखबार है, ये कोई मुसलमानों के जरिए चलाया जाने वाला अखबार नहीं है। ये ट्रिब्यून के अंदर श्याम भाटिया लंदन में रहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। ऐसा जर्नलिस्ट हमारे
भारतीय मूल ने पैदा किया है, ये हमारे लिए फख्र की बात है। उनकी जो साइंड स्टोरी है ट्रिब्यून में, उसमें है कि 8 महीने लगभग शुरू हो गए हैं और इजराइल ने अपने दोनों मकसद में से कुछ भी हासिल नहीं किया है। नंबर 1 कि वो हम सारे हॉस्टेजेस को छुड़वा लेंगे, और हो ये रहा है कि जो आधे से ज्यादा हॉस्टेजेस बचे हुए उनकी बमबारी में कई मारे जा रहे हैं। कल भी तीन बमबारी का शिकार हुए 3 लोगों की लाशें मिली हैं। और उसके बाद दूसरा ये है कि हमास को खत्म कर देंगे, हमास को खत्म कर देंगे। वो कर नहीं पाए जब इन्होंने पूरे गाजा को तबाह कर दिया, हजारों लोगों को मार दिया, बच्चों को मार दिया, पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। और बच्चियां जो थी उंगली के अंदर, नल के अंदर उंगली डाल डाल करके एक बूंद पानी की निकल आए, उस हालत में पहुंचा दिया। आज भी वही हालत है और बड़े पैमाने पर है वो हालत। तो वो आप नहीं कर पाए। उसके बाद आपने कहा कि यहां से बचकर वो रफा चले गए हैं, तो रफा का आपने कर दिया है। और आपने कहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, और रफा में यूरोपियन अखबार जो बता रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर लड़ाई हो रही है, इंच इंच के लिए लड़ाई हो रही है। जब सब कुछ आपने खत्म कर दिया था गाजा में, वो ये सब क्यों हो रहा है? तो इसको श्याम भाटिया जी ने बहुत अहम बात कही है और ये कहा है कि ये तो आप नाकाम हो गए। और दुनिया का कोई भी सभ्य समाज होता या ट्रांसपेरेंट या डेमोक्रेटिक देश होता, वहां आपकी लीडरशिप अपने आप इस्तीफा दे देती। लेकिन नेतन्याहू की सरकार जो है तो दुनिया की आर्म्ड इंडस्ट्रीज चला रही है। नए नए हथियार जो उनके टेस्टिंग ग्राउंड बन रहा है, उसके लिए उसको इस्तीफा नहीं लिया जा सकता है। वो सब कुछ खत्म करा देगा, और सब कुछ खत्म कराना आर्म्ड इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, क्योंकि इतने भयावह हथियार बना सके, और भयावह और बहुत खतरनाक बना, हॉरेंडस आर्म्स बना सके। अच्छा, उसके अलावा श्याम भाटिया जी एक और बहुत अहम बात कर रहे हैं कि सारी दुनिया में अब इजराइल डिप्लोमेटिकली पिछड़ता जा रहा है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट होता जा रहा है। अगर उनके 2 बाप इंग्लैंड और अमेरिका और काफी हद तक इटली के अलावा उनका कोई सपोर्टर नहीं है, उनका कोई सपोर्टर नहीं है। यूरोप के बहुत सारे देशों ने तय किया है कि हम अपने हाथों से अपने यहाँ से हथियार के जहाज जाने नहीं देंगे। ये भी हम जानते हैं कि अमेरिका की कई बंदरगाहों में वहाँ के मजदूरों ने, वहाँ के कर्मचारियों ने, एम्प्लॉइज ने कहा है कि हम इस जहाज को नहीं जाने देंगे, ऐसा हुआ है। तो ये नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने रिकॉग्नाइज किया है, इसको समझने की बात है। और मतलब मुसीबतों पर आसमान से गिरकर खजूर में अटकने वाली बात होती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में उन्होंने 2 क्रांतिकारी फैसले दिए हैं। और उस क्रांतिकारी फैसले में नंबर 1 ये था कि आप जेनोसाइड के लिए आप नेतन्याहू जी, उसका जो डिफेंस मिनिस्टर है उसका नाम है उसका नाम है युवा गैलेंट। और इनको ही नहीं, हमास के जो लीडर्स हैं इस्माइल हनी, यहिया सिनवा और मोहम्मद दैफ, इनको भी गिरफ्तार करके कत्लेआम का, जन संहार का, जेनोसाइड का मुकदमा चलाया जाए। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर वाकई में इजराइल और उसको चाहने वाले, और मैं आपको बताऊंगा कि भारत भी इजराइल इसके कत्लेआम में शामिल है, वो ये आप चौंकिएगा मत, मैं अभी वो फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा कि भाई बात यह है कि हमने हमास को पकड़वाना है, हमास से बदला लेना है। तो आप कहिए, नेतन्याहू ने कहना चाहिए हम तो सरेंडर कर रहा हूं और आप उनको भी ले आइए, आप उनको ले आइए और उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यानी ऐसा किया जा रहा है कि जैसे जो सिर्फ इजराइल और नेतन्याहू पर के बारे में फैसला हुआ है, हमास के बारे में फैसला हुआ है। देखिए, हमास के बारे में मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि उन्होंने वो बहुत सारी चीजें नहीं की हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, इसमें कोई शुबा नहीं है। मतलब इजराइल की तमाम कमीनगी के बावजूद, तमाम डिह्यूमनाइजेशन के बावजूद, वो कभी आगे जाकर, फ्यूचर में जाकर हम सोचेंगे तो उसको देखना पड़ेगा। लेकिन बात यह कि अब तो आपने एट पार रख दिया। और आप वहां जो खान, जो प्रोसिक्यूटर हैं, जो पूरा नाम उनका क्या है, करीम खान।
करीम खान उनको कि ये मुसलमान होकर ये कर रहा है और मुसलमान होकर, वो मुसलमान होकर उसने हमास के 3 लोगों के नाम दिए हैं कैबिनेट को कर दिए। और दूसरी बात यह है कि ये इजराइल के लोग जो इसको यहूदी बनाम मुसलमान बनाते हैं, इसको समझ लीजिए। अरे हमारे वेस्ट एशिया के तो तमाम अरब शेख तुम्हारे साथ हैं। हमारे जो सबसे पवित्र स्थान है, सबसे होली प्लेसेस हैं, उनका मानने वाले, उनके रखवाले, उनके गार्जियन जो है वो आपके सरपरस्त हैं। उनके हवाई अड्डों से सारा आपको सामान पहुंच रहा है। यूरोप के देश तो जो मुसलमान नहीं है वो रोक ले रहे हैं जहाज, लेकिन आपके यहाँ तो सब खुला है, सब खुला है। और अगली बात यह है कि सारी दुनिया के लोगों ने कहा है, जैसे आपने जर्मनी का बताया कि अगर हमको मौका मिलेगा तो हम इनको पकड़कर, उन्होंने कहा है जो भी आएगा इनमें से जेनोसाइड का, जिनका अगर वारंट इशू होगा, हम उनको पकड़कर द हेग को दे देंगे। लेकिन इस पर क्या कोई सऊदी अरब का रिएक्शन आया है? क्या इस पर जॉर्डन का रिएक्शन आया है? क्या इस पर कुवैत का रिएक्शन आया है? क्या आपका यूएई का रिएक्शन आया है? चलिए वो पुरानी बात हो गई जो अभी आया कि रफा में जंग बंद कर दो, क्या इसके समर्थन में आया है? किसी का आया है? सारी दुनिया के यूरोपियन जो देश हैं जिनके अभी भी दिल है और वो इंसानियत जिंदा है, वो लोग कह रहे हैं कि इस फैसले को लागू किया जाना चाहिए। और उसके एक सहायक, एक सपोर्टिव एलिमेंट के तौर पे वो फिलिस्तीन को जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो इसको हमको समझने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है, एक इसको भी देखिए कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लग रहा है कि ये बात जो है आखिर में रह ना जाए, कि अमेरिका के कैंपसेस में आज भी उथल पुथल मची हुई है फिलिस्तीन को लेकर। और जो ज़ायनिस्ट लॉबी है और जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट लॉबी है, वो इतना परेशान है कि वेडनेसडे, यानी कल वेडनेसडे था, परसों था, बुध का दिन, बुधवार जो था परसों था, हाँ परसों, हाँ जी, आज सैटरडे, वेडनेसडे परसों था। तो कांग्रेस ने, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने सारे जो मालिक हैं बाकी यूनिवर्सिटीज को, उनको बुलाकर कहा कि आप जो है ये सब होने दे रहे हैं और आप पुलिस और फौज को क्यों नहीं बुला रहे हैं? ये उनके कहा है। और सेमिटिज्म, और आप जो है आप यहूदियों के खिलाफ एक जहर फैलाने का काम करें। यानी बात वही है कि जब आरएसएस वाले रेप करें, जब आरएसएस वाले कत्लेआम करें, जब आरएसएस वाले सबूत मिल जाए कि वो जो है गैया के नाम पे लिंच कर रहे हैं, वो औरतों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, वो अपनी ही औरतों के साथ शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं जी, और उसमें आपस में कत्ल हो रहे हैं, मध्य प्रदेश का आरएसएस का लीडर था, वो इसी चक्कर में उसका कत्ल किया गया था, बम बनाते हुए पकड़े जा रहे हैं जी। जब आप उनके खिलाफ कुछ कहो और ये कहो तुम रेपिस्ट, तुम लिंचर, तुम डिमोलिशर्स, तुम तबाही मचाने वाले, तुम राष्ट्र विरोधी, तुम इंसानियत विरोधी, बोले तुम हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हो। जी बिल्कुल सेम फार्मूला है, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म का तंबू गिर जाएगा। इसी तरह से जब आप इस्लाम का नाम लेके जो करते हैं, जब वो आप उनका करें कि तुम ये औरत के साथ क्या कर रहे हो, तुम जो शियास के साथ तुम क्या कर रहे हो, अफगानिस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, कि तुम शियास के साथ तुम जो कर रहे हो, जब उसके बारे में सवाल उठाया, बोले इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में। ये देखिए, ज़ायनिस्ट जो अमेरिकी कांग्रेस पर कब्जा है, उसका आप एक सबसे बड़ा सबूत यह है कि यूनिवर्सिटीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वहाँ वाइस चांसलर वगैरह को एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, डायरेक्टर्स कहते हैं, तो उनको बुलाकर ये कहा गया कि आप ये क्यों होने दे रहे हैं, आपने फौज और पुलिस क्यों नहीं बुलाया? हालांकि उन्होंने बुलाई है पुलिस, उन्होंने पुलिस बुलाकर और पैरामिलिट्री बुलाकर, जो नेशनल गार्ड्स है उनको बुलाया है। नेशनल गार्ड ये आर्मी की तरह से होता है, जैसे हमारे यहाँ बीएसएफ है, उस तरह का होता है। उनको बुलाकर खाली कराया, उनकी पिटाई की है। और इस फौज के साथ, अमेरिकी फौज के साथ जो थे, जो गुंडे, जो लफंगे, जो हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं, जो ज़ायनी संगठन के लोग हैं, जो क्रिश्चियन राइट संगठन के लोग हैं, वो शामिल हुए उस पर हमला करने में, शामिल हुए। इसको भी, ये बहुत शर्मनाक घटना घटी है। तो ये जो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने ये वायदा कर लिया था कि हम इजरायली कंपनियों में जो पैसा लगा रहे हैं हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो कहा जा रहा है कि तुम जो है ये हथियार डाल दे रहे हो, तुमने सारी अमेरिकी दुनिया का जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है उसको आपने शर्मसार कर दिया, उसको आपने खड्डे में डाल दे रहे हैं, है ना। आप में
बाइडेन का राज है, लेकिन बाइडेन और उसके अंदर जो ट्रम्प है उसके बीच में कोई फर्क ही नहीं लग रहा। तो ये उसकी हालत है। लेकिन मैं भारत पर आ जाना चाहता हूँ। जी, मैं उसी पर आना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बड़ी बात कही है कि भारत भी गाजा के कत्लेआम में हिस्सेदार है, और क्या कुछ है आपके पास? हालांकि कई ऐसी खबरें आई हैं, आप किस तरह से बता रहे हैं कि भारत भी गाजा में कत्लेआम में शरीक है? हमारे मोदी जी ने पहला जो ट्वीट किया था उससे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन बीच में विदेश मंत्रालय ने आकर के फिलिस्तीन के हमदर्द में बयान दिए थे। लेकिन अब भी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के बारे में खबर आ चुकी है। अडानी साहब की एक कंपनी है जो इजराइल के साथ मिलकर के हैदराबाद में ड्रोन बनाती है, उसकी खबर आ चुकी है। कई खबरें आ चुकी हैं। आप किस तरह से कह रहे हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको आप कहते हैं कि भारत भी इस कत्लेआम में शामिल है पूरा, और मैं इसको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और मैं आपको अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं आंधी आए तूफान आए, सांस मेरा चलता रहेगा, तो मैं सुबह ही सुबह 5 बजे के बाद से 8 साढ़े 8 बजे तक 10 अखबार पढ़ता हूँ। 10 अखबार पढ़ता हूँ और 20 के करीब साइट्स देखता हूँ। और जब वेस्ट एशिया की जब मैं बात करता हूँ तो मैं बिल्कुल यूरोपियन प्रेस को अहमियत नहीं देता हूँ। मैं अरब प्रेस को अहमियत नहीं देता हूँ, क्योंकि उसमें ये हो जाएगा यार वो तो भाई भाई हैं, या यूरोप तो यूरोप जो सबसे ज्यादा, और अमेरिका जो इजराइल की मदद कर रहे हैं, यूरोप का जो बड़ा देश है यूरोप तो नहीं कर रहा, तो उसमें ये हो जाएगा कि यार ये तो सब तो भारत के खिलाफ है, इसके खिलाफ है। मैं भारत के अखबारों को ही फिलिस्तीन के लिए मैं देखता हूँ और उसको सेव करता हूँ। और आप भी ये सेव कर लीजिए, 17 मई का ट्रिब्यून जो बहुत देश का माना हुआ अखबार है, और इसलिए कि आज़ादी की पहले जो अंग्रेजी अखबार थे वो अंग्रेजों के दलाल थे जो हिंदुस्तानी चला रहे थे, ये अखबार था जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। तो ये जो अखबार है इसमें अजय बैनर्जी और संदीप दीक्षित की रपट है कि भारत के अंदर जो शासक वर्ग है, जो शासक लोग हैं, उनको जरा सा भी उनको जरा सी भी आंच नहीं आई जब ये खबर आई कि मई 21 को एक भारत से हथियार और बारूद ले जाते हुए वहां की जो बंदरगाह है कार्टिगेना, वहां पर रोक लिया गया और उसको कहीं और जाना था, लेकिन शायद कोई दिक्कत हुई होगी जहाज में, तो ये वहां पर आ गया। और स्पेन की बंदरगाह में और 27 मन इसके अंदर हथियार और बारूद है था। तो वहां का जो फॉरेन मिनिस्टर है, देखिए उसने जो कहा, सुन लीजिए, this is the first time we have done this because it is the first time we have detected a ship carrying shipment of arms to Israel that wants to call at a Spanish port. ये हमारे इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारी बंदरगाह पर कोई एक ऐसा जहाज आकर लगा है जो कि इजराइल को हथियार लेकर जा रहा था। यानी स्पेन से नहीं जाते थे जो हथियार भेजने वाले, उनको पता था कि स्पेन जो है वो प्रो इजराइल नहीं है। लेकिन देखिए फिर भी उनकी दादागिरी देखिए, भारत से जो हथियार भेजे जा रहे हैं और कंपनी की, और ये कंपनी कहाँ की है? डेनमार्क की कंपनी है, और ये इसका नाम है मैरियाने डानिका। अच्छा, ये इसलिए, और भारत के अंदर इस पर कोई रिएक्शन नहीं। भारत में किसी अखबार ने इसको डिस्कस नहीं किया, टेलीग्राफ, ये ट्रिब्यून को सलाम, किसी दूसरे अखबार ने इस पर कोई चर्चा नहीं की, किसी ने नहीं की। और इतनी बड़ी खबर है, आपका रेपुटेशन आपका दांव पर लगा हुआ है देश का, कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, जनतंत्र है, सॉरी प्रजातंत्र नहीं, प्रजातंत्र का मतलब तो होगा कि हम लोग प्रजा हैं, जनता नहीं है, तो वो उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा। तो ये इसको इस तौर पर जानना जरूरी है। 27 टन है जनाब हथियार, 27 टन। और आजकल जो होते हैं हथियार बड़े हल्के होते हैं, यानी वो पहले ये जो हम राइफल 303 देखे हुए जिसमें जो 5 किलो की होती थी, वो बड़े हथियार बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं जी। तो इसमें इसको इस तरह से समझना है कि दुनिया के अंदर 90 नंबर पर है सारी दुनिया में हथियार एक्सपोर्ट करने वाला इजराइल, 90 नंबर पर।
और इसका सबसे बड़ा खरीदार कौन है, जरा सोचिए, कौन होगा, जरा सोचिए। इंडिया। इंडिया इसका सबसे बड़ा खरीदार है। ये कभी हमारे अखबारों में चर्चा का विषय नहीं बनता। ये कभी बड़े जो हिंदुस्तान के चैनल है उसके अंदर बहस का मुद्दा नहीं बनता है। वायर वगैरह इस पर कुछ करते हैं, और ये कोई एक साल का नहीं है कि 37% आप ले रहे हैं हर साल। ये 219 से लेके 223 तक का है, 2019 से डेटा है, 2019 से लेके 2023 तक। और ये जो दुनिया की बहुत बड़ी पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, स्टॉकहोम का इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आंकड़ा उन्होंने दिया है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। वो फॉलो करते हैं आर्म्स इंडस्ट्री को, वो फॉलो करते हैं जहाज में क्या जा रहा है, वो ये सब फॉलो करते हैं। अच्छा, और आप ये भी जानते हैं कि अडानी का जो फैक्ट्रीज लगी हुई हथियार बनाने की, जो मोदी के आने के बाद डिफेंस को नहीं देकर, भारत के डिफेंस को नहीं देकर, वो अडानी को जो दिया, अडानी खुलेआम कर रहा है इस धंधे को। हाँ, अच्छा, मुझे जो इसमें एक पेज है जरा सा, वो मैं आपके सामने, सुनने वालों के सामने रखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम 37% इजराइल से हथियार लेते हैं, तो हम तो हथियार इजराइल को क्या देंगे अपना कोई जी। असल में हुआ यह है कि इजराइल जिस जंग में फंस गया है, जिस सुसाइडल राज्य में फंस गया, तो उनके अपने आर्म्स की प्रोडक्शन में फर्क पड़ा है। ये भारत ने जो हथियार खरीदे हुए हैं, देखिए, मेरे एक रिसर्चर और एक जर्नलिस्ट के तौर पर मेरा यह है कि इनको इजराइल से जो हथियार खरीदे, इजराइल की मांग पर ये वापस भेजे जा रहे हैं। इजराइल की मांग पर भारत इनको वापस भेज रहा है। और स्पेनिश की जनता को, स्पेनिश जिसने आजाद दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी फाशिज्म के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी, फाशिज्म, हजारों लोग सारी दुनिया से, भारत से भी सैकड़ों लोग गए थे, उन्होंने जान दे दी थी वहां स्पेनिश, वहां फैशिज्म बहुत बड़े तरीके से आ रहा था, तो वहां उन लोगों ने लाज रखी है। कोई इस पर चर्चा नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं। तो आमतौर पर भारत में जो समझा जाता है मोटे तौर पर कि पूरा यूरोप, अमेरिका, ये सभी इजराइल के साथ हैं। लेकिन अब जो चीजें खुल करके सामने आ रही हैं, फ्रांस की अलग एक ओपिनियन जर्मनी ने भी जाहिर की, बेल्जियम ने, स्लोवेनिया ने, स्पेन ने, ये मुल्क हैं बहरहाल जो अब इस वक्त इजराइल के का जो जेनोसाइड है उसके खिलाफ अलग अलग तरीकों से अपनी बात सामने रख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, या क्या आपको क्या लग रहा है? काजमी जी, आप और हम गलत हो सकते हैं। मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, ये पूरा गलत हो सकता है, पर भाई सही तो तब होगा ना। आप बता दो ना, भारत की सरकार की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं तो एक हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर तो है, एक हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर तो है, वो एक्सप्लेन कर देना कि ये क्या लेकर जा रहा था, कि इसमें कंबल थे जी, इसके अंदर जो थे बच्चों की टॉफियां थी, बता देना। जी। उनकी अगर वो नहीं है तो भारत तो कत्लेआम में, जनसंहार में शामिल हो गया। और जिस दिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी होगी और हमास के लोगों की गिरफ्तारी होगी, तो उनको मदद करने के लिए भारत सरकार भी, मोदी भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे किसी ना किसी लेवल पर। ये सच होगा या नहीं? अच्छा, इससे ज्यादा और एक चौंकाने वाली खबर है। पता नहीं क्यों हमारे देश को क्या हो गया, और हमारे देश के प्रेस को क्या हो गया। हमारा एक बहुत ही काबिल हमारी मिलिट्री के कर्नल थे, उनका नाम था कर्नल वैभव अनिल काले, सिर्फ 46 साल के, और इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों पर सर्विसेज दी हैं एक मिलिट्री कमांडर के तौर पर। ये 11 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के चीफ भी रहे हैं, उसमें रहे। और ये 11 जो राइफल जो है, जम्मू कश्मीर राइफल जो है, इसने जो आतंकवाद है कश्मीर में खत्म करने में, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है और कर रही है। इन्होंने अचानक इस्तीफा दिया। इन्होंने कहा कि मैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली इन्होंने 2022 में, और कुछ ही दिनों में ये यूनाइटेड नेशंस चले गए। किस पद पर? यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के तौर पर चले गए। और यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया कि इनको एक जो इजराइल के खिलाफ, इजराइल ने जो कत्लेआम किया है, वहां पर जो इनके लोग जा रहे हैं कुछ राहत पहुंचाने के लिए, वहां पर क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के वॉलंटियर्स को, उसको क्या आ रहा है, उसके लिए इनको भेज दिया वहां। हाँ जी।
और ये इजराइल के गोले से मारे गए। ठीक है, मतलब इन्होंने इस फिलिस्तीनी जनता के लिए जान दी। मैं इस बात में पूरे तौर पर विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है। ये भारतीय सेना के एक बहुत उच्च अधिकारी थे। ये बहुत सारे बड़े सेंसिटिव इश्यूज जिसको कहा जाता है वहां पर इनकी पोस्टिंग है। यूनाइटेड नेशंस ने 2022 में ये प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं और कुछ महीने के अंदर इनको यूनाइटेड नेशन में एम्प्लॉय कर लेते हैं और 2024 मई में इनको आप फिलिस्तीन भेज देते हैं। ये कुछ सही फैसला लगता है आपको? सही फैसला नहीं है। इसका एक इल्जाम ये लगाया जा सकता है कि ये शायद अमेरिकी भारतीय सेना के एक पुराने बड़े अफसर को, 46 ईयर ओल्ड है, ये कोई रिटायर नहीं हुए हैं, बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं ये आतंकवाद के खिलाफ। इनको कोई खबरी के तौर पर तो नहीं भेजा जा रहा कि वहां पर तो अब सारा हमास क्या हो रहा है, सब हो रहा है। ये भी भारत सरकार ने दूर करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन से दूर करना चाहिए। क्यों इनको एक कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं रखा गया? इनको क्यों नहीं कोई ऑफिस की जिम्मेदारी दी गई? इनको एकदम क्यों आपने इनको फिलिस्तीन भेज दिया? और फिलिस्तीन में भेजकर इनकी आपने इतने ऊंचे अफसर को आपने फिलिस्तीन क्यों भेजा? नंबर एक बात यह है, कर्नल के लेवल के आदमी को आपने वहां भेजा, किस लिए भेजा? ये कर्नल के लेवल के आदमी क्या करने गए थे? शमसुल इस्लाम साहब, अब से पहले हमने कई मुल्कों में ये खुद सुना है कि यूनाइटेड नेशन की एजेंसियों के जरिए भी बहुत से लोगों को भेजा जाता है। मुझे एक मिसाल याद आ गई। जिन मुल्कों में इजरायली एम्बेसियां नहीं हैं, उन मुल्कों में अमेरिकन एम्बेसियां हैं और बहुत से इजरायलियों के पास 2 पासपोर्ट होते हैं, अमेरिकन भी होता है और इजरायली भी होता है। तो वो अमेरिकन एम्बेसी में डिप्यूटेशन पर या किसी भी अंडरस्टैंडिंग में, तेल अवीव और वॉशिंगटन के बीच अंडरस्टैंडिंग में, वो उन मुल्कों में डिप्यूट कर दिए जाते हैं जहां इजरायली एम्बेसी नहीं है। यानी उनकी सरकारी प्रेजेंस ना होने के बावजूद भी वो वहां पहुंच जाते हैं। ये बात बहुत ही बिल्कुल प्रैक्टिकल है, सामने सामने की नजर आ रही है। इसी तरह से क्यों नहीं यूनाइटेड नेशन के जरिए ऐसा काम किया जा सकता? मतलब मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपका बिल्कुल शुभा, आपका बिल्कुल सही है, आपका सवाल सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि इनकी कुर्बानी हुई है, इजरायली हथियारों ने कुर्बानी की है। भारत सरकार ने कोई बयान दिया? भारत सरकार डीमार्च कहते हैं। डीमार्च ये होता है कि आप जिस देश का यहाँ एम्बेसी होती है, उसने अगर कोई गलत काम किया होता है देश के खिलाफ, कर्नल हमारा मारा गया, 40 साल का है, उसके परिवार से, उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को, उसके माँ बाप से पूछिए उनके साथ क्या हो रहा होगा। आप एक इजरायली एम्बेसडर को बुलाकर आप नहीं कह सके? आप ये नहीं कह सके करिए। अच्छा, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की बेवकूफी देखिए, इतने खराब हालात में कर्नल लेवल के आदमी को वहां भेजते हैं। क्यों भेजा आपने कर्नल लेवल को? अगर ये कर्नल लेवल के आदमी बहुत अति उत्साह में भी थे, एक्स्ट्रा जोश में भी ये थे, मैं जरा जाकर देख रहा हूं, यूनाइटेड नेशन ने रोकना चाहिए था। तो यानी आपका वो जो शक है, यानी कुछ तो सबूतों के साथ है, जिसमें स्पेन के बंदरगाह पर जहाज का पकड़ा जाना, जिसमें भारत की तरफ से, अडानी ग्रुप की तरफ से ड्रोन्स का भेजा जाना, और ये फौजी बड़ा अफसर, कर्नल लेवल का आदमी यूनाइटेड नेशन के जरिए पहुंचे फिलिस्तीन और वहां उसका मारा जाना, ये इन सारे सबूतों के साथ आपका कहना यह है कि गाजा में जो कत्लेआम है उसमें भारत और खास तौर पर भारत सरकार, मोदी सरकार, उसमें बहरहाल शरीक है। मैं तो कह ही रहा हूं, क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मेरे को कोई सपने में नहीं आया ये। मैं भारत के अखबार में सलाम करता हूं उन खोजी जर्नलिस्ट को जिन्होंने ये किया है। और ये जो आप ड्रोन की बात कर रहे हैं, हर्मेस ड्रोन इस वक्त दुनिया में फैला हुआ है अडानी का, ये किसानों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब तो आंसू गैस उससे फेंका जाने लगा है। अब उसमें फायरिंग भी कर सकते हैं। मुझे ज्यादा जानकारी, लेकिन ये कहा जाता है कि उससे आप चेहरा पहचान कर आप उसको मार भी सकते हैं। जी।
तो किस किस तरीके से अडानी जो हैं वो मोदी के एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हैं, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। अच्छा, हमारे पास वक्त कम है, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी ऐसी बात है जो बहुत जरूरी है समझना? देखिए, मैं तो मेरा एक जहन में ये सवाल आता है कि हम जिस तरह से इंसान शनासी जिसे कहते हैं ना, कि लोगों को पहचानना, इसी तरह से दोस्त और दुश्मन की पहचान भी जरूरी होती है, समाजी जिंदगी में भी, मुल्क की सतह पर भी, इंडिविजुअल सतह पर भी। अगर हम दुश्मन को ना पहचाने तो हम धोखा खा जाएंगे, अगर हम दोस्त को दुश्मन समझें तो भी धोखा खा जाएंगे। तो ये अब जिस तरह से आपने ये बताया कि भारत इतना इन्वॉल्व है गाजा की सपोर्ट में, जो आम जनता को क्या करना चाहिए? आम जनता बेचारी कहां जाए जिसने वोट देकर के सरकार बनाई और और वो सरकार इस किस्म के फैसले ले? देखिए, सारी दुनिया के अंदर ये तय साबित हो चुका है कि वहां पर कत्लेआम हो रहा है, वो जेनोसाइड हुआ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कह दिया है ना। जो भी इसमें शामिल होगा उसने बहुत हैवी कीमत चुकानी पड़ सकती है आने वाले दिनों के अंदर जी। लेकिन भारत का एक और तरह से फंस रहा है कि जो सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, मुझे लगता है उन्होंने दो काम बहुत जरूरी है करना। वो स्पेन में जो जहाज रोका गया है वो कहाँ गया है, उसमें क्या क्या था, उसका पूरा हिसाब किताब, उसकी पूरी क्या क्या चीज है उसके अंदर, ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। दूसरा बात यह है कि हमारा जो ये बहादुर कर्नल वैभव अनिल काले हैं, सिर्फ 46 साल के, ये क्यों गए वहां पर, क्यों इतने बड़े लेवल को आदमी वहां भेजा गया, जबकि आप ये कह रहे हैं कोई भी सेफ नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का जनरल सेक्रेटरी कह रहा है कुछ भी सेफ नहीं है वहां पर, तो इनको क्यों भेजा गया अगर ये कोई बहुत ही अहम काम करने नहीं गए थे? तो ये भी सारी दुनिया के अंदर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाने की बात है। और ये यानी वक्त आएगा ही, वो खून जो है चढ़कर बोलेगा, जिनके आस्तीनों पर खून है। और ये नेतन्याहू और अमेरिका और इंग्लैंड के शासकों के आस्तीन ही नहीं लगी हुई है, बल्कि मोदी सरकार की जो है वो भी चेहरा जो है, वो जो कत्ल किए हैं, जो बम फोड़े हैं, वो फिलिस्तीन के जो बच्चे, औरतें और जो लोग मारे जा रहे हैं, उनके खून के छींटे इनके चेहरों पर भी पड़े हैं। वो कितना भी रगड़ेंगे वो खून और बोलेगा, खून और बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आज वो कह रहा है बाइडन, ये तो जेनोसाइड नहीं है। हाँ भैया, जेनोसाइड वाकई में तुम्हारे लिए जेनोसाइड तो तब होता है जब वियतनाम के अंदर तुम 20 लाख लोगों को मार दो, तुम कॉन्गो के अंदर और अफ्रीका के अंदर 10 लाख लोगों को मार दो। तो अभी तो कितने लोग मरे हैं? अभी तो सिर्फ कितने मरे हैं जी? 35,700 मरे हैं। जी। आप तो लाखों को मारकर, 10-10 लाख को मारकर आप प्रजातंत्र के सबसे महान देश बने रहते हैं। आपका भी नाम और आपका भी नंबर आएगा बिड़े साहब। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने आंकड़े पेश किए कि किस तरह से, किस तेजी से हर घंटे फिलिस्तीनियों की तबाही और कत्लेआम हो रहा है। और आपने ये भी बताया कि भारत किस तरह से, मोदी सरकार किस तरह से गाजा के कत्लेआम में शरीक है, गुनहगार है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।